विशेष रंग के प्रकाश अलग अलग रंग के कीटों को आकर्षित करते हैं, है ना। ये उजाला देने के लिए नहीं लगाए जाते ऐसे बल्ब, कीटों को आकर्षित करने के लिए। हल्का दूधिया कलर का जो बल्ब होता है ना, लाइट ऑफ व्हाइट या ब्लूइश व्हाइट, है ना, वो अगर बल्ब पर लगाएंगे तो सारे कीड़े उसके आसपास आ जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा यंत्र आता है, उसके अंदर एक बल्ब लगाना है, उसके नीचे केरोसिन या पानी भरा होता है। क्या भरा होता है उसके अंदर? कीड़े थोड़ी पहले तो डांस करेंगे चारों तरफ और उसके बाद उसके अंदर गिर जाते हैं, है ना। ये तो अभी आधुनिक वाले हैं, खेतों में लगाने वाले अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के सोलर कितने प्रकार के प्रपंच हो गए अपने पास? पहला कौन सा है? प्रकाश प्रपंच। दूसरा कौन सा है? चिपचिपा प्रपंच। और तीसरा कौन सा है? लिख लो। और इनमें खास क्या है? जो प्रकाश प्रपंच है रात में 7 से 10 3 घंटे का एक ही शो चलाना। इसके बाद मित्र कीट उड़ते हैं, ऐसा लिखा है उसको। तो कभी भी उड़ते, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा प्रकृति को। पता चला जंगली सुअर आ जाए लाइट देके तुम्हारे घर बैठ के ताश खेलेंगे। और तीसरा तो फेरोमोन ट्रैप, है ना। तो मच्छर, मक्खियां, मिलीबग और एफिड जैसे हल्के कीटों के लिए प्रयोग किया। चोर पकड़ने के लिए भी आता है स्टिकी ट्रैप, उसमें आते पीछे पड़ जाते हैं। बहुत खतरनाक मामला है उसका चुनाव। तीसरा था फेरोमोन ट्रैप, है ना। इसके 5 से 7 ट्रैप प्रति घंटे लगाते हैं। फेरोमोन ऐसे रसायन होते हैं या हार्मोन होते हैं जो मादा कीटों के द्वारा स्रावित लिखो कि उत्पादित लिखो, समझ जाओ कि स्रावित एवं नर कीटों को आकर्षित करते हैं। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है आदमी, है ना। कई बार वो पूछते हैं कि कौन से कीटों को आकर्षित करते हैं, उसको मादा याद हो जाता है कि मादा पड़ा था, है ना। मादा कीट तो बनाते हैं और आकर्षित किसको करते हैं? नर कीट। बॉस जब चंद्रमा की गतियों के आधार पर कृषि क्रियाएं करते हैं तो इसको कृषि बच्चा, है ना। लिखो, जब चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जब चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर कृषि क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। जब चंद्रमा की गतियों के आधार पर या गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है तब इसे कृषि पंचांग कहते हैं। जब चंद्रमा की गतियों या गति के आधार पर कृषि क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है तब इसे कृषि पंचांग कहते हैं। पुराने जमाने में एग्रोनॉमी नाम की तो कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती थी, है ना। तो फिर क्या करते थे? ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे और उन्होंने बताया कि अमावस पूनम का कैसा सिस्टम था। देखो, चंद्रमा भी जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह दीर्घ वृत्ताकार पृथ्वी लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार किसको कहते हैं बेटा? ऐसा। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 28 दिन, कितने दिन में बेटा? इसलिए अपने तिथियां मिलती रहती है, महीने छोटे बड़े होते रहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के ऐसा सिस्टम नहीं होता, फिर इनको 4 साल बाद एक दिन नया बनाना पड़ता है। 19 फरवरी आता है ना, क्या नहीं आता है? जब चंद्रमा 28 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है तो 2 बार वो पृथ्वी के बहुत पास होता है और 2 बार बहुत दूर होता है। जब दूर होता है तो इसको कहते हैं अपभू, क्या कहते हैं बेटा? और जब पास होता है तो इसको क्या कहते हैं? उपभू। अप मतलब दूर, उप मतलब पास। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उपग्रह क्यों कहा उसको? पृथ्वी के पास वाला ग्रह, इसलिए उसको क्या कह दिया मैंने? उपग्रह। तो प्रश्न आता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो महीने में कितनी बार अपभू आएगा? 2 बार। कितनी बार उपभू आएगा? 2 बार। अगर ये पूरा चक्कर 28 दिन का है तो यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? 7 दिन। तो एक अपभू और उपभू के बीच में कितना समय लगता है? 7 दिन। क्लियर है मामला?
अब ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी पे उपस्थित जल राशि को ऊपर की तरफ खींचता है। इसी कारण से समंदर में ज्वार और भाटा आता है। कभी नाम सुना तुमने? है ना, जहाँ समंदर का किनारा है ना, वहाँ अचानक पानी भरने लगता है, उसका लेवल बढ़ जाता है 1-2 मीटर। फिर जब भाटा आता है तो समंदर वापस नीचे खसक जाता है। तो ये जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी पर उपस्थित पानी को ऊपर की तरफ खींचता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पूर्णिमा के समय में बुआई करना चाहिए और अमावस्या के समय में कटाई। कोई पूछे पूर्णिमा कितने दिन पहले करना चाहिए? 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले। बुआई करने पर अंकुरण ज्यादा अच्छा होता है ना। फिर उन्होंने कह रखा है चंद्र उत्तरायण और चंद्र दक्षिणायन नाम की भी 2 अवस्थाएं आती है। तो उत्तरायण में ऊपर वाली फसलें, ऊपर वाली मतलब जो जमीन के ऊपर लगती है, अनाज दलहन तिल, और दक्षिणायन में नीचे वाली यानी कंद वाली फसलों की बुआई की जाना चाहिए या कृषि क्रियाएं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसमें से अभी कभी प्रश्न आया नहीं। तो अपन लिखो इसमें, लिखो उपु। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है, उपु के अंदर क्या लिखेंगे? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है। फिर लिखो अपु। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। अब में क्या लिखना है? जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है। लिखिए अब नीचे वाली लाइन में लिखो, 1 महीने में 2 बार अपभू और 2 बार महीने में 2 बार और 2 बार अपभू की अवस्था आती है। अच्छा, कोई पूछे आपसे कि एक अपभू और एक उपभू के बीच में कितना अंतर होगा? चाहते ना लिख लो, एक अपभू और एक उपभू में 7 दिन का अंतर होता है। एक अपभू और एक उपभू में 7 दिन का अंतर होता है। ये डायग्राम बनाओगे क्या? तुम्हारी इच्छा, देखो 2 मिनट का भी काम नहीं है, बनाना बना लेना, नहीं बनाना तो मत बनाना, ठीक है। अब जो पेपर आया था ना अभी 2023 में, उसमें पूछा था कि जो जीवामृत बीजामृत वाला प्रश्न देखा तुमने? तो फिर अपने को ये ढूंढना पड़ेगा, पर अपन जब 12th की बुक में जाते हैं तो अपने मिलता ही नहीं कहां लिखा हुआ है ना। ये लिखा प्रैक्टिकल वाले सिस्टम में, कहां लिखा बेटा? तो इसमें मैं 4-5 चीजें लिखवा देता हूं तुमको, आजकल प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन पूछने लगे। देखो 12th की जो बुक के एंड में कुछ लाइनें लिखी है ना, उनको अगर अपन पढ़े, समय मिल जाए तो खुद पढ़ लिया करो। खुल जा बेटा, खुल जा। तो टू ये जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे रहते हैं ना, देखो यहाँ क्या लिखा? आधुनिक खेती के प्रतिकूल प्रभाव के कारण टिकाऊ खेती की अवधारणा का जन्म हुआ। सीधी सी छोटी सी लाइन है। अगर मान लो सुपरवाइजर वाले ने उठा के पूछ लिया कि टिकाऊ खेती का जन्म किस कारण हुआ, तो आधुनिक खेती की हाँ प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण। ऐसे ही आज विश्व में जैविक खेती को बायोडायनामिक खेती, अग्निहोत्र ऋषि खेती, पर्माकल्चर आदि नामों से जाना जाता है। फिर लिखा है जैविक खेती मुख्यतः फसल चक्र, फसल अवशेष, जीवांश खाद, दलहनी फसल, हरी खाद, खनिज पदार्थों एवं जैविक कीट व्याधि नियंत्रण पर निर्भर करती है। जैविक खेती में फार्म को एक जीवित संगठन के रूप में माना जाता है। तो ऐसी ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखवाऊंगा तो बहुत सारी, देखो तुम्हारा नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिस आदमी के सब याद हो रहा है ना, वो साथ साथ में इसको भी अपने को देखते जाना, ठीक है। रटने की चीज नहीं, एक 1-2 बार पढ़ना है बस। जब भी क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक आंसर अपने से खुद ब खुद दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टिकाऊपन का एक सूत्र लिखा, वो लिख लो तुम बस, ये वाला उत्पादकता है ना, उत्पादन का मान प्लस प्राकृतिक धरोहरों पर प्रभाव बटे निवेश का मान। ये खाली इतना सही लिखना बट माइक चेंज करते टाइम स्किप हो गया। क्या स्किप हो गया बेटा मुझे बता? जल होता है 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पोषक तत्व, हार्मोन्स एवं एंजाइम। फिर से बोलो, गौमूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पोषक तत्व जैसे हार्मोन है ना, एंजाइम, खनिज लवण। इसके अलावा चांदी, सोना,
कॉपर, अरे लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, देखो ये लिखा। इसके अलावा चांदी, सोना, हाँ कॉपर, अरे ये लिखा है यार, तुम मान ही नहीं रहे हो, इसलिए तो मैंने किताब खोल रखी तुम। ये देखो, दिख रहा है। इसके अलावा चांदी, सोना, कॉपर, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, कोर्टिको स्टेरॉइड। फिर दूसरी लाइन में वापस लिखो, एक साथ लिखोगे याद ही नहीं करोगे। गोमूत्र में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। कार्बोनिक अम्ल भी पाया जाता है। बताओ यार, असली तत्व तो यहां मिल रहा है। फिर अगला लिखो, 10% गोमूत्र के छिड़काव से। दस प्रतिशत गोमूत्र के छिड़काव से मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। 10% गोमूत्र के छिड़काव से मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है तथा कीट एवं रोगों का नियंत्रण होता है। तथा कीट एवं रोगों का नियंत्रण। तुम गोमूत्र के बारे में रिसर्च मत करना भाई प्लीज, बोले सुपरवाइजर बन जाऊंगा। देखो मैं तो से लिखूंगा, मत चिंता करो। गोमूत्र आधारित जैविक उर्वरक कौन कौन से होते हैं? पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, है ना, अमृत पानी, अमृत जल। देखो अमृत पानी अलग है और अमृत जल अलग है, कितने खतरनाक लोग हैं। पहला नंबर लिखो पंचगव्य, लिख पाओगे? ये एक्स्ट्रा मटेरियल है ना बेटा, ये जब सब अपन पढ़ ले फिर इसको थोड़ा हल्का हल्का पढ़ना है, ताकि है ना, इसको रटने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे दिमाग में से बाकी चीजों को बाहर कर देगा। पता चला इधर पंचगव्य अंदर गया, उधर हिस्से बाहर निकल गई। लिखो, यह गाय के 5 उत्पादों से बनता है। ये गाय के 5 उत्पादों से बनता है। यह गाय के 5 उत्पादों से बनता है। अब देखो ये जो खाद टॉपिक है, इसके अंदर अपने देखना है खाद की परिभाषा क्या है, फिर खाद का अपन वर्गीकरण पढ़ लेंगे, स्थूल और सांद्रित खाद, है ना। फिर स्थूल खाद के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। फिर अपन पढ़ेंगे सांद्रित खाद, और इसमें अपन पढ़ेंगे खलिया, रक्त चूर्ण, मांस की खाद, हड्डियों की खाद या हड्डियों का चूर्ण। वो शाकाहारी मामला था, मामला चेंज हो गया। और गुआनो, है ना, गुआनो पक्षी की खाद है। कुछ समुद्री पक्षी होते हैं, मछलियां खाते हैं, तो वो जो केक प्रदान करते हैं उसमें ज्यादा NPK होता है, उसको कहा जाता है गुआनो, है ना। बहुत सारे समुद्र पे निर्जन सुनसान टापू है, वहां पे लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं, वो वहीं रहते हैं 4-6 महीने और बहुत सारा खाद देके जाते हैं। और ये बिना कारखाने में तैयार की हुई ऐसी खाद है, तो मछुआरे ला के बेचते थे। फिर इसका मार्केट बढ़ गया और 2 देशों में युद्ध हुआ, जिसको गुआनो का युद्ध कहा जाता है। काय के लिए हुआ? खाद के लिए, है ना। तो कुछ देश ऐसे जिनकी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है, वो गुआनो बेच बेच के पैसे कमाते हैं। इसके बाद रक्षोण के बाद मांस की खाद, तो मानव की तो नहीं पढ़ रहे हो उसको। अब आगे लिखो, खाद शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से आया है। खाद्य शब्द संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से आया है। कौन कौन से आए संस्कृत भाषा से?
जो, खाद, शर्करा और कृषि। कितने शब्द बेटा? जो, खाद, गन्ना नहीं, शर्करा, शक्करम शब्द है ना। जो, खाद, शर्करा, शर्करा मतलब शक्करम, और कृषि, चार शब्द कौन सी भाषा के हैं? संस्कृत भाषा। एक बालक मेरे पास आया था, तो में से कौन आया था कॉपी लेके दिखाने के लिए, चार्ट बना के? तुम्हारे बेच का नहीं है? सच सच बताओ। उस अब देखो एक शब्द आता है जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ का मतलब होता है जीवों के अंश, है ना। अब प्रश्न आता है जीवांश पदार्थ क्या है? तो कोई भी पौधा या कोई भी जंतु जब होता है, जब तक जिंदा रहता है तो ठीक है, कभी कभी सह उत्पाद देता रहता है, फिर एक दिन खुद ही मुख्य उत्पाद के रूप में मृदा में विच्छेदित हो जाता है, और इससे मृदा किससे बनेगी? या तो पौधे से या तो जंतु। अब खाद दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? लिखो खाद का वर्गीकरण। कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार। एक को हम कहते हैं स्थूल खाद। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम भारी खाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और अंग्रेजी में कहते हैं बल्कि मैन्योर। क्या कहते हैं? बल्कि मैन्योर, BULKY, है ना। या मैन्योर या नीचे लिख रहा हूं मैं। दूसरी होती है हल्की खाद या सांद्रित खाद। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेटेड मैन्योर। अब देखो कोई भी फसल या कोई भी जंतु या कोई भी पौधा अगर बाय प्रोडक्ट देता है, बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे भैंस रोज गोबर कर रही है, वो क्या कहलाएगा? सह उत्पाद या बाय प्रोडक्ट। पौधे रोज पत्तियां गिरा रहे हैं, वो क्या है? उनका बाय प्रोडक्ट है ना। तो जो भी बाय प्रोडक्ट्स वाली खाद होती है, खास करके या तो पौधों के वानस्पतिक भागों से बनेगी या तो जंतुओं के बाय प्रोडक्ट से, वो हमेशा स्थूल खाद होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है ना। जब हमको मान लो 100 किलो नाइट्रोजन देना है, तो इनको बहुत भारी मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इनका नाम क्या रखा है ना। जैसे गेहूं का भूसा है, भैंस को कितना ही खिलाओ कोई प्रोटीन नहीं मिलेगा, पर भारी मात्रा में उपयोग हो जाएगा। दूसरी होती है सांद्रित खाद, ये हमेशा मुख्य उत्पाद से बनती है। मुख्य उत्पाद क्या है? देखो फसलों के बीज, दाने, है ना, जब उनको तेल निकाल देते हैं तो खलियां बन जाती है। तो मुख्य उत्पाद से क्या बनता है? हमेशा सांद्रित खाद। गाय खुद ही मर गई, उसकी हड्डियों का चूरा क्या है? सांद्रित खाद। उसके रक्त का चूर्ण क्या है? सांद्रित खाद। तो मुख्य उत्पाद से बनती है तो सांद्रित खाद। इनमें पोषक तत्वों का प्रतिशत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? इनकी तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है। जैसे गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितनी है, और मूंगफली की खली में कितनी है? कितने गुना ज्यादा है? 14 गुना ज्यादा। कितने गुना ज्यादा है? तो ऐसी खाद जिनके अंदर पोषक तत्वों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्थूल या भारी खाद। इधर क्या लिख देंगे? इनमें पोषक तत्वों का प्रतिशत अधिक होता है। ये मुख्य रूप से सह उत्पादों द्वारा बनाई जाती है, ये मुख्य रूप से मुख्य उत्पादों द्वारा बनाई जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण। अभी लिखा के तुमने उदाहरण देखो, खाली ऊपर ही तो लिख रखे, देखो। हाँ लिखो इस साइड। तुमने बनाया ऐसा डब्बा? खाली बीच में लाइन ही खींचना, तुमको डब्बे थोड़ी बनाना। पहला स्थूल खाद, क्या लिखेंगे? इनमें पोषक तत्वों का प्रतिशत कम होता है, इनकी अधिक मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग जाती है। जैसे अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो उदाहरण है वही पूछे जाते हैं। कौन सा बेटा? FYM। FYM को हिंदी में क्या कहेंगे? फार्म यार्ड मैन्योर, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गोबर की खाद, है ना। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, एक आती है नाडेप खाद, वो भी कंपोस्ट का ही प्रकार है ना। नाले की खाद, है ना। इसको सीवेज स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लग या स्लज। और मानव मल से निर्मित खाद क्या कहलाती है? नाइट सॉइल। रात में बनती है। अच्छा मुझे पता चला नाइट सॉइल में 5% क्या होता है? नाइट्रोजन। मैंने कहा इंसान ही बहुत उपजाऊ है यार, अपन जो गोबर की खाद गोमूत्र के चक्कर पड़े। अच्छा ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को भूलने को कहो तो भी याद कर लेते हैं, ये कभी नहीं भूला आज तक कोई भी। अब इधर क्या लिखेंगे बेटा? कॉपी पेस्ट। कम की जगह क्या लिख देंगे? ज्यादा। ये लो, इनमें पोषक तत्वों का प्रतिशत अधिक होता है और इनकी कम मात्रा का प्रयोग। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ना, इनकी तुलना में इसका कम होता है, उसकी तुलना में इसका ज्यादा होता है। ऐसे
उदाहरण, गुआनो एक, हड्डियों का चूरा, रक्त की खाद या रक्त चूर्ण, मांस की खाद। अच्छा, मांस तो इतना महंगा बिकता है, फिर खाद कौन बनाएगा उसकी? उसमें से भी बहुत सारी चीजें फेंक देते हैं वो, है ना? तो वो जो फेंकी हुई चीजें उनसे क्या बन जाती है? खाद। मछली की खाद, और क्या बचिए? खलियां। मैं इंग्लिश मीडियम वालों पढ़ा रहा था एक बार, मैंने कहा खली, तो कहते खली खाद बनाता है। पहचानते हो तुम खली को? द ग्रेट खली, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। चलो चले आगे। लिखो फिर, गाजर घास की एलर्जी का उपाय क्या है? उसका एंटीडोट आता है बेटा, वैक्सीन लगाना पड़ती है उसकी, है ना? जैसे सांप का एंटीडोट। खाद के लाभ लिखो। अच्छा, ये कौन सी खाद के लाभ लिखवा रहा हूं मैं? जितने लिखे सबके एक जैसे ही लाभ है ना? अपने मल्चिंग में भी चर्चा की थी एक बार हल्की फुल्की, मृदम कार्बनिक पदार्थ डालने से क्या परिवर्तन आएगा, वो सब यहाँ होगा, है ना? अब मुझे बताओ, मृदा की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सुधर जाएगी क्या? क्या लिखेंगे? मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है ना? मृदा में वायु संचार बढ़ जाता है, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पोषक तत्व बढ़ेंगे तो उर्वरता बढ़ेगी, उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। ये तो सब कॉमन पॉइंट। आपने देखना है कि तापमान का नियंत्रण होता है। क्या होता है बेटा? ये लाइन समझ में नहीं आई? चलो इस लाइन को अपन समझते हैं। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। पूरे राजस्थान में अपन इसको नहीं जानते हैं क्योंकि फिजिक्स का शब्द है और अपने फिजिक्स पढ़ाते ही नहीं। लिख लेना, रुक जाओ अभी। विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो ये पेन जो है ये एल्यूमिनियम का है, काय का बेटा? मैं अगर इसको इधर से गर्म करूं, कितनी देर में ये छोड़ना पड़ेगा मुझे? 10-20 सेकंड में। और अगर यही पेन लकड़ी का होता तो जब तक यहां तक नहीं जल जाता तक। मतलब कुछ चीजों में हीट ट्रांसफर जल्दी होता है, वो जल्दी गर्म हो जाती है, कुछ चीजें बहुत धीरे धीरे गर्म होती है। उसी गुण को क्या कहा गया है? विशिष्ट ऊष्मा। जैसे मान लो एक गैस है, मैंने गैस चालू करा और एक तपेली, उसमें से पानी ऐसे नीचे करके उस तपेली को रख दिया, फिर अचानक मुझे याद आया कि इसमें कुछ डाला तो मैंने उस तपेली को उतार के नीचे रख दिया। अब देखो, हाँ यही तो मैं चाह रहा हूँ, तुम फील कर सकते हो। एकदम से ख्याल आया ना, जैसे हाथ चल गया। तो तपेली जल्दी गर्म होती है क्योंकि धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है, बहुत कम गर्मी देने पर भी उनका ताप तेजी से बढ़ जाता। पर इसी तपेली में मैं 2 लीटर पानी डाल देता, 30 सेकंड बाद उतार देता, ना तो तपेली ठीक से गर्म होती है, ना ही नहीं होता ना। पानी धीरे धीरे गर्म होता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है ना? जिस चीज की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा रहेगी वो गर्मी में ना तो तेज गर्म होगी, ना ही सर्दी में तेज ठंडी होगी। जैसे तुमने देखा कुत्ता गर्मियों के मौसम में गोबर की खाद के ढेर में गड्ढा बना के वहां बैठ जाता है, और सर्दियों के मौसम में भी वहीं गड्ढा बना के बैठ जाता है, तो उसके लिए भगवान ने वहां कूलर और हीटर लगा रखे नहीं। कार्बनिक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। गर्मियों में जब तेज धूप पड़ती है तो गोबर की खाद ज्यादा गर्म, उसको खोद के बैठ जाता है। सर्दियों में जब तेज ठंड पड़ती है तो गोबर की खाद ठंडी भी, वो खोद के फिर बैठ। अगर वही कुत्ता सड़क पे बैठे गर्मी में, तो एक साइड उसका कलर अलग हो जाएगा, दूसरे साइड उसका कलर अलग हो जाएगा। सही है कि नहीं? सर्दियों में बैठेगा तो आधा कुल्फी की तरह जम जाए। इसलिए अपने ध्यान रखना है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है, इसलिए सिंचाई करने पर पाले से भी बचाव हो जाता है और लू से भी बचाव हो जाता है। ना तो ज्यादा गर्मी पड़ पाती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो पाले से बचाने के लिए सिंचाई इसलिए आवश्यक क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है ना? वैसे ही कार्बनिक पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे गोबर का एक छाना, छाना समझते हो कंडा, उसको यूं गैस पे रख दो, उसके ऊपर हाथ रख दो, भले जब तक वो जल के ऊपर तक नहीं आया तब तक हाथ जलेगा क्या? क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा। गोबर से बना कार्बनिक पदार्थ है। तो जब भी अपन खेत में देखो, खनिज पदार्थ मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, रेत, सिल्ट और सड़क की तरह कार्य करेगी, कम हो जाता है और लवणिक क्षारीय मृदा का सुधार करने में खाद सहायता। ठीक है? और क्या फर्क पड़ेगा बताओ? मृदा का स्थूल घनत्व पढ़ लिया ना तुमने? अभी नहीं पढ़ा? सॉइल का लेक्चर चल रहा ना, इसको कहते हैं बीडी। कम होता है। क्या होता है बेटा? मतलब मृदा हल्की हो जाती है, हल चलाने में आसानी हो जाती है ना? और कण घनत्व भी कम होता है, पीडी, पार्टिकल डेंसिटी, ये भी कम होता है। मतलब बीडी भी कम हो जाती है और पीडी भी कम। भू परिष्करण से पीडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर भू परिष्करण के अलावा अगर अपन देखें खाद के प्रयोग से पीडी पर प्रभाव पड़ता है। ये तो वही समझाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे, चिंता करो, फिर वो दूसरे टॉपिक में घुस जाएंगे। पर और क्या लाभ है बताओ? मृदा की उभय प्रतिरोधिता की क्षमता बढ़ती है।
कभी ये शब्द सुना तुमने? हाँ, हल्की मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर अगर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आए, उस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। अम्लीयता की प्रतिरोधक क्षमता और क्षारीयता की भी जैसे हमारा रक्त उभय प्रतिरोधी बफर सॉल्यूशन। अपन नींबू खा लेते अपना पीएच कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपने शरीर में वो क्षमता है पीएच को बैलेंस करने की। ऐसे ही मृदा में भी जो गुण पाया जाता है उभय प्रतिरोधिता का, किसकी वजह से पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थों की वजह से। ठीक है। कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बेटा? चलो लिख लो। हल चलाना आसान हो जाता, ऐसा लिखूं क्या? जड़ों की गहराई बढ़ती है? लिखवा देता हूं, मेरे क्या जा रहा। भू परिष्करण आसान हो जाता है, मृदा कटाव कम हो जाता है। हाँ? सर्वाधिक कमी, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी बताओ किसकी होती है? नाइट्रोजन की 75 कमी है ना। देखो 12वीं में लिखा हुआ अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपने ध्यान रखना। भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी नाइट्रोजन की। फिर पूछे कि प्राथमिक तत्वों में सर्वाधिक कमी, प्राथमिक नाइट्रोजन। द्वितीय तत्वों में सल्फर की कमी है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जिंक। फिर से बोलूं, भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी किसकी बेटा? नाइट्रोजन। प्राथमिक नाइट्रोजन, द्वितीय सल्फर, सूक्ष्म जिंक। अब अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ सकता है वो पूछ सकता है भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी किस पोषक तत्व की है? तो नाइट्रोजन की, द्वितीय में सल्फर की, और सूक्ष्म में जिंक की। जिंक के कोष्टक में लिखना है 47% मृदाओं में। जिंक के कोष्टक में क्या लिखना है? 47% मृदाओं में। 11.5 में आयरन। हाँ, सूक्ष्म में लिखना है, जिंक में लिखा 47% मृदाओं में, वैसे ही आयरन की कमी मृदाओं में है 11.5%। देखो बेटा, प्राथमिक में किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी। द्वितीय में किसकी है? सल्फर की कमी। कोई पूछे सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी किसकी है? जिंक की। कितने प्रतिशत मृदाओं में? फिर इसके बाद कौन आता है? आयरन में क्या लिखना है? ठीक है, चलो और भी लिखा हो ना, कॉपर और मैंगनीज। आयरन में 11.5%। चलो लिखा कॉपर और मैंगनीज। कॉपर 4.8 और मैंगनीज 4%। मतलब भारत के कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी है? 47। कितनी मृदाओं में आयरन की कमी है? 11.5%। कितनी मृदा कॉपर की कमी? 4.8। और मैंगनीज की कमी वाली मृदाओं प्रतिशत है 4। ठीक है, ये 12वीं किताब में एक लाइन पूरी लिखी हुई है, याद करना अपने को। कॉपर की कमी 4.8% मृदाओं में, और मैंगनीज Mg नहीं होता, Mn होता है, 4%। देखो मैं बताता हूं, ये है Mn, इसको हम कहते हैं मैंगनीज, और ये है Mg, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम। याद रहेगा, मैग्नीशियम द्वितीय तत्व है और मैंगनीज सूक्ष्म पोषक। अब हेडिंग लिखो बेटा, गोबर की खाद। अभी टाइम बचा है, और भी करो। पता नहीं क्या ये लोग हैं, ये भी लिखना चाहते हो? हाँ, आगे करना। अच्छा मुझे बताओ, भेड़ बकरी की खाद कहाँ लिखना चाहिए?